दुनिया जो है ना, आवाज आ रही है? ज्यादा आनी चाहिए सर। अब तो देखो, ऐसा है कि दुनिया अपनी लाइफ के अंदर किसी और को तवज्जो तब तक नहीं देती जब तक आप किसी और की लाइफ में एंटर करने का प्रयास ना करो। और वकालत जो हमारा पेशा है ना, वो कुछ इसी अंदाज के अंदर बयां है जो होता है। कहते हैं कि बैठे बैठे घर पे गंगा नहीं आती। बिलीव करते हो? इंटरनेट के ज़माने में आती है, इंटरनेट के ज़माने में आती है, लेकिन हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मैं बात आपके बीच में 3 सेगमेंट पे करने वाला हूं, और अगेन दूसरा प्रॉमिस आप लोगों से कर रहा हूं, ये जो 3 सेगमेंट है ना, ये आपके अर्निंग फैक्टर को क्या करने वाला है? फैक्टर जो करने वाला है। ऐसा कोई है जिसको अपनी अर्निंग कम करनी है? बढ़ानी है? बढ़ानी है किसी को? मेरे को कितना मिलेगा? चलिए देखो, 3 बातें। सबसे पहले एआई पे वर्क करना शुरू कर दो। देखो, आपको ना एक चीज बताता हूं, ये जो सीनियर लोग होते हैं ना, दे आर लाइक कोकोनट। बाहर से ये स्टिक, एक बार इनको पिघला दो आप, फिर देखो इनका जो प्यार, इनका स्नेह, इनको सिखाने का जो ललक है वो कितना आगे आता है। लेकिन सीनियर है ना, पिघलता कैसे है? आप सोच रहे हो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सुबह जाते प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, इससे नहीं पिघला करते। आप मत भूलिए कि आप वकील हो और वो आपसे बड़े वकील हैं। हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनको खुद पे डिपेंड करवाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि एक यंग एडवोकेट सीनियर को कैसे अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है? अगर सोचो, सर का जो भी कामकाज है, उनके डील करने से पहले आपने उसमें ऑलरेडी क्या कर रखा है? दिमाग लगा रखा है। अगले दिन कौन कौन से केसेस हैं। डेली ऑफिस से जाने से पहले आप अपने सीनियर को बता रहे हो सर कल ये मैटर लगे हुए हैं। सीनियर ने अभी तक कॉज लिस्ट नहीं देखी, आपने उनको बता रखा है। हमारे सीनियर्स कई बार ऑनलाइन के मामलों में पीछे रहते हैं। अगर ऑनलाइन के मैटर्स के अंदर हम एक कदम आगे रहे तो उनको। और तीसरे सबसे बड़ा रिवोल्यूशन हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सच बता रहा हूँ, सीनियर को एबीसीडी भी नहीं आती एआई की। नहीं आती ना? एआई सर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर मुझे सर एक स्टेटमेंट था सर, एक स्टेटमेंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सेकंड सुन के सर, ठीक है आर्टिफिशियल, एक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात कर उधड़ूंगा भी तेरे हो तो नहीं मत जाओ तो। देखो, हर चीज एक नई टेक्नोलॉजी आती है। शुरू में हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, उनको भी नई चीज के बारे में सीखना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एआई। इस एआई की बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि देखो हमारे सीनियर ट्रेडिशनल वर्किंग में एक्सपर्ट है, उनसे बड़ा विश्व पितामह कोई दूसरा हो नहीं सकता सर। उनसे ऑनेस्टली सीनियर से बड़ा विश्व पितामह हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उनके पास फुर्सत नहीं है, कामकाज में इतने उलझे हैं कि वो नई चीज को, इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने में शायद टाइम ना दे पाए। तो उस पर्सपेक्टिव से इनिशियल लेवल पे उन्हें नहीं आते। यहाँ पे एबीसीडी का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक सेगमेंट। लेकिन हम लोग चूंकि एडवांस आज के ज़माने में, अगर हम लोगों ने कंप्यूटराइज चीज़ें कर रखी है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख सकते हैं, हाँ या ना? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर हमारे सीनियर को असिस्ट करें, तो एक पॉजिटिव वे में हम हमारे सीनियर को खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्राफ्टिंग। आपको पता है, जो ड्राफ्टिंग पहले ज़माने में आधा घंटा बैठ के करनी पड़ती थी, आप प्रॉपर फैक्ट दे दीजिए, विदिन 3 मिनट वो आपका लीगल नोटिस, आपकी पार्टनरशिप डीड से एवरीथिंग वो क्या कर सकता है? ड्राफ्ट कर सकता है। आपको पता है, एक टाइम पहले हम लोग नोकिया का फ़ोन यूज़ किया करते थे, कीपैड, याद है? डोकोमो वगैरह। उस समय हम लोगों ने सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि स्मार्टफोन के बिना मामला ही नहीं चलेगा, है ना? लेकिन आज देखो, आज ज़रूरत है ना, आज से 5-6 साल बाद में यही ज़रूरत एआई की होगी। और इस सेगमेंट को शायद हमारे सीनियर इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू टू द एंगेजमेंट। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा त्वरितता से सीखें तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं।
ये मेन बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। अब देखो एक सेगमेंट होता है जिसके बारे में पिछले 10-15 साल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीछे वाले युवा देवता आगे आ जाएगा प्लीज़। तो क्या होगा है कि एक चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ को याद नहीं रख पाओ तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी और चीज़ से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लिंक करना। अगर मान लीजिए आपने कोई भी कानून का टॉपिक पढ़ा और अगर वो कानून का टॉपिक जो है वो किसी प्रैक्टिकल चीज़ से लिंक हो रहा है, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया अभी हमारे एडीजी साहब आए थे, इन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई ना, इन्होंने अपनी एक बात बताई, क्या बताई कि इस तरीके से कोर्ट में जाते थे और एक जज साहिबा ने इनको बुलाया इस तरीके से। तो कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी का एक वो एपिसोड आज के इस मंच के कन्वर्सेशन से लिंक हुआ तो उनके माइंड में रिकॉल हुआ, वरना अचानक वो चीज़ कैसे आती है ना। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लिंकिंग लॉ। देखो मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूँ उस फील्ड में, आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। ये न्यायिक सेवा की तैयारी के एग्ज़ाम की जो मैं क्लासेस लेता हूँ या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को सेगमेंट करता हूँ, मैं बहुत छोटा प्यादा हूँ। मुझसे पहले कई धुरंधर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन एक बात अपने मन के विश्वास से जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर काम को अलग अंदाज से करोगे वो वर्कआउट होता है। लिंकिंग लॉ आप देख लेना, 2018 से पहले आपको यूट्यूब पे जुडिशरी के कितने लेक्चर्स मिलते थे। 2018 से पहले आपको यूट्यूब पर न्यायिक सेवा की तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स मिला करते थे, बहुत कम कंपैरेटिवली। फिर एक रिवॉल्यूशन आया, फिर एक चीज़ आई कि यार ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहा है तो हमें भी लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कंपटीशन। इससे पता है क्या हुआ, इससे आज भारत के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, अपना एक लेक्चर यूट्यूब पे डालते हैं। और आपको नहीं पता उस एक लेक्चर्स को देख के कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। फ़र्क तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसलिए नई चीज़ शुरुआत करनी। अब मैं इस मार्केट में कैसे टिका, अगर आप सच्चे सच्चे बताऊँ ना तो इसका एक ही आंसर है, लिंकिंग। क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आप जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो अमेंडमेंट का, कि चीज़ों में क्या करना, संशोधन करना। अभी एडवोकेसी का ड्राफ्ट बिल आ रहा है 2025, क्या करेगा, एडवोकेसी एक्ट 1961 अमेंडमेंट करेगा। अब हमारे पास एक शब्द है अमेंडमेंट। अगर हम इस अमेंडमेंट शब्द को जितने भी कानून के साथ में पढ़ें तो हमारे लिए काम आसान हो सकता है। नंबर 1, जैसे अगर आप ऑर्डर 6 रूल 17 में एप्लीकेशन लगाते हो, वो आपके प्लीडिंग का अमेंडमेंट हो गया। उसी तरीके से आप सीआरपीसी के जजमेंट में जाते हो, जजमेंट का अमेंडमेंट का प्रावधान दे रखा है वहाँ पे, है ना, जो भी क्लेरिकल अर्थमेटिकल एरर आ चुकी है। जैसे मान लो कोई भी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग का अमेंडमेंट। अगर हम किसी चीज में अमेंडमेंट वर्ड को इंक्लूड करते हैं, संविधान का आर्टिकल 368 संविधान का अमेंडमेंट, तो अगर एक वर्ड को मैं 4 जगह पे ले जाके, बाहुबली मूवी देखी है, देवसेना इंप्रेस हो ही नहीं रही थी, बाहुबली ने क्या किया, ये जंप मार के कमान से 3 तीर एक साथ निकाले और छोड़ दिए, देवसेना इंप्रेस। अब यहाँ पे हमारा देवसेना कौन है, हमारा नॉलेज। अगर सोचो हम पढ़ाई करते समय या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते समय, खास करके किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, अगर वो कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, 3 जगहों पे अप्लाई करके उसको लर्न कर दिया, तो क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर जैसे मान लो आप सिविल प्रोसीजर कोड में रिवीजन का प्रोविजन पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम अगर हम उसको सीआरपीसी या बीएनएसएस में देखें तो, अच्छा मुझे बताओ आप में से किसके पास स्कूटी है, स्कूटी, मैं निकला गड्डी लेके, हाँ गड्डी के कान मरोड़ते मरोड़ते, बाइक। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब आप लोगों ने स्कूटी ली थी, एक तो होता है कि दीदी चला रही थी, दीदी ससुराल चली गई, छोड़ के चली गई, अब मैं उसी को मैं चला रही हूँ, उसको हटा देते हैं। अगर मान लो आपने नई स्कूटी ली, अब कंपेयर नहीं करते, हीरो की स्कूटी कैसे आती है, मैस्ट्रो, हीरो का मैस्ट्रो, होंडा की स्कूटी कैसे आती है, होंडा की एक्टिवा, टीवीएस का स्कूटी कैसे आता है, करते हो ना। अगर आपको किसी एक स्कूटी का जाके फीचर देखना है तो याद नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आपने कंपेयर किया तो आपको पता है उसका फीचर याद हो जाता है कि अच्छा इसका इतना स्पीड होता है, इसका ये चीज़ होता है, सेम टू सेम। यकीन मानिए अगर हम लोग पढ़ाई करते समय किसी भी कॉन्सेप्ट को, इतनी मधुर वार्तालाप हो रही है, कोई विशेष मुद्दा, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं
उसी टॉपिक को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, रिवीजन पढ़ रहे हो सीपीसी के अंदर भी जाओ, बीएनएसएस सीआरपीसी के अंदर भी जाओ, रेफरेंस पढ़ रहे हो, दोनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ पढ़ो, तो कहीं न कहीं हमारा जो अंदाज है ना वो बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने कुछ देख रखा है ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में इमेजिनेशन आ सकती है। पढ़ाई करते समय भी अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और वो क्यों सीन अगर आपने कोर्ट प्रोमिसेस में देखा है, यकीन मानिए आपका माइंड उसको रिकॉल करेगा। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम बेसिकली हमारी रिकॉलिंग कैपेसिटी का टेस्ट है। यस और नो? आपसे सवाल पूछा जाता है और आपके माइंड को चैलेंज दिया जाता है, इसका आंसर याद करके बता, कहाँ दे रखा है, यही होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, इस इमेजिनेशन से रिकॉल करना चाहिए। देखो एक स्टूडेंट के जितना माइंड, विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट के जितना ताज़ा ताज़ा माइंड हम कंफर्म नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। पता है क्यों? आज मैं एडीजे के सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। स्टूडेंट के जितना माइंड किसी और के पास में भी होता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। एक्चुअल रीज़न बताता हूँ। अभी जैसे मैं डेली शाम को एक एडीजे मेंस का सर एक क्लास ले रहा हूँ। मेंस का एग्ज़ाम है आपके मार्च के सेकेंड वीक के अंदर। तो उसमें क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट है वो कौन है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अब 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है एडीजे के एग्ज़ाम के अंदर। देखो विटामिन आ गया, पीछे वाले आनंद ले लेके, आनंद ले रहे हो सर, अच्छा है। ये एक ऐसी चीज है जो पेट में जाते ही मजा आ जाता है। अब आप बोलो सर, एक तो खुशबू आगे तक आ रही है, आइटम नहीं आ रहा है, आ जाएगा। ये भी ह्यूमन नेचर है। पढ़ाई करते करते भूख लगे, ना 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 खा लो। खाने के बाद क्या होता है, एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको। आप अगर हाईवे पे निकले गाड़ी लेके और आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, आपका जो माइंड है ना वो हर 5 मिनट के बाद में ढूंढेगा पेट्रोल पंप दिख रहा है क्या, पेट्रोल पंप दिख रहा है क्या। अगर आप जर्नी में निकले हो और भूखे हो, आपका माइंड बार बार रोड पे क्या देखेगा, कोई बढ़िया ढाबा है क्या, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है क्या। हाँ है ना, होता है कि नहीं होता है। तो सोचो अगर घर से अपन पेट भर के निकले तो रास्ते में इधर उधर देखने का टाइम बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। हाँ, इसीलिए घर वाले शादियां करा देते हैं कि अब लड़का इधर उधर देखेगा ही नहीं। इस बात का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, इसको लिंक मत करना। तो क्या होता है, व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ हमें लर्न हो जाती है। अब जैसे सपोज करो क्या है, समोसा है, कचौरी है, सोचो इस कचौरी में तेल की जगह पे कुछ और डाला गया, अब बताओ बीएनएस का कौन सा अपराध आ रहा है। मतलब माइंड को ऐसा तैयार करो कि हर जगह पे हमको बीएनएस बीएनएसएस वगैरह वगैरह कानून दिखाई दे। देखो नया कानून आया ज़रूर है लेकिन उसने सिर्फ शरीर बदला है, आत्मा वही है। कहना से मतलब बेसिक कंसेप्ट तो वो क्यों हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि अमूल चमूल परिवर्तन हो गया। हमने दिमाग लगाया, अंग्रेजों के ज़माने का कानून ख़त्म कर दिया, अंग्रेजों की चीज़ लेके बाहर बढ़िया सा थप्पा लगा दिया जो हमारे लिए क्या होता है, इस पॉइंट से कनेक्ट है जो होता है। इनको अगर हमें समझना है, फिर से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। कौन सी लक्ष्मण रेखा, कोर्ट के टाइम का एक हमें समय प्रबंधन करना पड़ेगा और साथ ही साथ में अपने पढ़ाई का। और जब घर जाते हो ना तो लक्ष्मण रेखा खींच लो, उसके बाद फिर क्या नहीं करना, प्रैक्टिस के मामले को डील नहीं करना। और अब मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ, जितने भी यंग एडवोकेट हैं और जो साथ ही साथ में जुडिशरी के एस्पिरेंट भी हैं, देखो आज आपने दोनों रूप देखे ना, जुडिशियल अधिकारी जो हमारे कितने हम्बल है। आई एम लिटरली सेइंग ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू समवेयर। इतनी हम्बलनेस के साथ में इंसान अपने मन की बात एकदम खोल के बता रहा है। या तो सर ये बार का प्यार है या एक अलग ही जज्बात है, क्योंकि मैं अभी तक जहाँ का मैं सर से ही बात कर रहा था, जिन जिन सिटीज़ में मैं जाके आया हूँ, इस तरह का प्रोग्राम किया भी है, न्यायिक अधिकारी कहते हैं अपनी बात को कहते भी है, लेकिन इतनी आत्मीयता के साथ में कई बार उसका जिक्र नहीं हो पाता जितना आज मुझे देखने को मिला। सर आपकी बार को मैं दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाकई में इस मामले के अंदर आपने चीज़ों को लेके चल रहे हो, दैट्स रियली। बाकी जीवन में सिक्के के हर पहलू होते हैं, प्लस माइनस सब कुछ होता है। देखो कैरेक्टर अगर बुरा भी होता है ना
कुछ सिखा के जाता है, कैरेक्टर अगर अच्छा भी होता है तो कुछ सिखा के जाता है। अपने को अपने काम की चीज़ लेनी है। चाय पीते हो? नहीं, मैं पिला नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ खाली। चाय पीते हो? क्या कभी आपने चाय बिना छलनी के छान के पी? सच सच बताना। और अगर पी तो फिर हॉस्पिटल का एड्रेस पहले से नोट करके रखना। पता चला अंदर चाय की पत्ती उग गई। अब लास्ट लाइन, एक लाइन सुन लीजिएगा और इस लाइन को पूरा अंदर तक जाने देना, ठीक है? दिल से बोल रहा हूं, बात दिल तक जानी चाहिए। एक तो कचौरी से ध्यान नहीं हट रहा। कैमरामैन फोकस करो। हाँ जी, अब मैं यहां से अपनी बात कहूंगा। 6 दिखती खाली कुर्सियां। सर आनंद आ रहा है? हाँ जी, कह रहा हूं वो सुनना है, ठीक है? एक तो है ना, एक नियम बनना चाहिए, जोड़े में नहीं बैठाना है कहीं पर भी, सब अलग अलग बैठा हो। देखो, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उस चीज़ का एक सेंस बनता है। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि अगर हम लोग सीखने के जा रहे हैं, अगर हमें जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है तो यार एक बात तबीयत से दो, वकालत का एक टाइम रखो। जैसे आपके सामने एडीजी सर है, इन्होंने क्या बोला, 2 घंटे कोर्ट आते थे, 2 घंटे कोर्ट की प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करते थे और ऑब्जर्व करने के बाद में फिर क्या था, वापस अपने उसी लाइन के अंदर चले जाते थे। अगर जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है तो 1, 2, 3 अटैम्प्ट तबीयत वाले, दैट्स ऑल। ये जो युवा अवस्था है ना अपने पास में, ये हमारा सबसे बड़ा असेट्स है। इतना भी पागलपन नहीं दिखाना है। किस बात को लेकर कि 7 अटैम्प्ट लग गए, 8 अटैम्प्ट लग गए, चले गए। मेरी लाइफ में एक किसान है, मेरा बड़ा एकदम सीधा फंडा है कि जमाना अर्जुन का नहीं है। आपको पता है अर्जुन को क्या कहा जाता? मछली की निशाना नहीं लगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कई बार पता है क्या होता है, आपके टारगेट के पीछे भी ऊपर वाले ने एक नया टारगेट सेट कर रखा होता है। अगर वो निशाना वहां नहीं लगा तो कहीं तो लग ही रहा है ना। हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई है जो करना है। मेरे लिए रुक जाओ जानने वालों। तो यहाँ पे है ना, इतना सा हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो दिल से करें, नहीं तो फिर करने का कोई सेंस वहाँ पे नहीं बनता। अच्छा, अब आप में से कोई कैंडिडेट अभी यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा मान लो, और कोई भी कैंडिडेट कोई भी बात पूछना चाहता है बेझिझक को। देखो सर, मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ना एक आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति रोज़ सुनता हूँ। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। अब आदरणीय अधिवक्ताओं, भावी जज साहब, जज साहिबाओं, मुझे बताओ, आपके मन का कोई भी कंसर्न है तो बेझिझक पूछिए। फोटो खींचने का मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं पूछना है। वैसे मैंने गलत टाइमिंग पे आपको सवाल पूछने के लिए कह दिया ना, है ना? बिल्कुल 3 इडियट मूवी एकदम ठीक बनी है। छोड़ो यार, कचौरी पे फोकस करते हैं। हाँ जी, प्लीज। हाँ, आप तो बोल ही रहे हो। सर एक्चुअली मैं जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं खुद भी, जिनकी ना तो इंग्लिश अच्छी है प्रॉपर, ना हिंदी प्रॉपर अच्छी है। हमें कहाँ फोकस करना चाहिए सर? मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि पूरा प्रॉपर हिंदी में लिखना है, पूरा प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंसर्न है ना। आपको पता है अभी हमारे एक एडीजी साहब आए थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाम शायद नहीं याद कर पा रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछना है, इससे ज़्यादा फोकस ये करना है कि क्या नहीं पूछना है। करेक्ट? आपके सवाल को मैं थोड़ा चेंज करूँ। आपने कहा कि सर हिंदी लिखना है कि इंग्लिश, ये प्रॉब्लम किसी और की भी है? हाँ, अरे भाई एक हाथ से खा रहे हो, दूसरा हाथ तो खड़ा हो सकता है ना। अब देखो, अगर हमें हमारी लैंग्वेज को कमांड में लाना है तो सबसे पहले वो जो इंग्लिश में अपन मैसेज चैटिंग करते हैं ना, उसको कर दो बंद। आपकी लेखन शैली को सबसे ज़्यादा पता है कौन बिगाड़ता है? ये जो अपन इंग्लिश में मैसेज करते हैं ना, मतलब बोल हिंदी में रहे, लिख इंग्लिश में रहे। नहीं, आपके मोबाइल में दोनों फीचर्स हैं। आपको पता है ना, लैंग्वेज कीबोर्ड का ऑप्शन होता है, उस कीबोर्ड को आप इस्तेमाल कर लो तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है।
सबसे पहला तो ये चीज़ है कि उस इंग्लिश का हर जगह पे इस्तेमाल करना बंद कर दो। मेरा बहुत एक सीधा सटीक मानना है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अपने वार्तालाप के अंदर शुद्ध हिंदी की भाषा का इस्तेमाल करो। रीज़न बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जब वो आपकी कॉपी चेक की जाती है ना, तो उसमें आपने कोई भी वर्ड जो है, अगर इस तरीके से मान लो मॉर्गेज शब्द है, लेकिन आप बंधक होता है, आपने मॉर्गेज लिख दिया, वहाँ आपको गोला करता है। आरटीआई से कई सारी कॉपी निकलवाने के बाद में, उनको ऑब्जर्व करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपका मीडियम हिंदी है, हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम पता है क्या है, जब किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को मतलब किसी को, डोंट गो फॉर जेंडर न्यूट्रल, किसी को इम्प्रेस करना है, अंग्रेजी आ जाती है, अदरवाइज सामान्य हिंदी में कर रहे हैं। नहीं, दुनिया में किसी को क्या प्रभावित करना, अगर करना ही है तो पहले खुद को करें। सुबह उठो, तैयार हो जाओ और बोलो क्या गजब लग रहा है आज, क्या मस्त लग रहे हो, गो हेड, फिर अपने दिन की शुरुआत करो। देखो यार, और कोई साथ निभाएगा ना निभाएगा, ये जो इंसान का बॉडी, इंसान का जो शरीर है, वो तो साथ में रहेगा नहीं रहेगा। और पता है इसका पूरा कनेक्शन यहाँ से होता है। आप जो है, एक मुझे ऐसा मूवमेंट बता दो कि आपका माइंड नहीं कह रहा और आपका हाथ करेगा। हर इंस्ट्रक्शन कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है। और ये सारा का सारा खेल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग। छोटा बच्चा देखा है, पेरेंट्स खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, माँ ने बच्चे को बोला अंदर से जाके नमक का डिब्बा लेके आ जा। बच्चे ने क्या बोला, मम्मी यार मेरे को क्यों भेज रहे हो, मेरे को नहीं मिलेगा। क्या बोला उसने, मेरे को नहीं मिलेगा। फिर भी माता पिता का खौफ, बच्चा अंदर गया, अंदर जाके कहाँ पड़ा है, गैस के सामने पड़ा है नमक का डिब्बा, फिर भी क्या बोल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम पहले से ही हमने वो साइकोलॉजी नेगेटिव डाल रखी है, तो फिर तो उसका आंसर आएगा ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और, ये जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि आपके साथ जानबूझ के किसी तरीके का पक्षपात किया जाता है। अक्सर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अकेले में बैठे ये सोचता है इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा फेवर मिलता है मार्किंग में, और हिंदी मीडियम वाले, ये तसल्ली है। क्या ये तसल्ली, खुद को दी गई एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये तो भला मानो कि आपकी जो आत्मा है वो आपसे अलग नहीं, वरना केस ठोक देती है आपके ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन करने का। तो यहाँ पे पहला जो है, हमें इंग्लिश को इसमें अप्लाई नहीं करना है। दूसरा है, जहाँ कहीं भी वार्तालाप करें, अगर लीगल वार्तालाप है तो उसको शुद्ध हिंदी में जाने दीजिए, और अगर हमारा इंग्लिश का कन्वर्सेशन तो लेट कम्युनिकेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज वेर एवर रिक्वायर्ड, वो फर्क पड़ता है। हाँ, कोर्ट की प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग हिंदी में होती है। आपको बताना चाहता हूँ मैं, लिंकिंग बेरेट का एक सेट है क्या यहाँ पे? सर मैं आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा हूँ सर एक सेट पकड़ाई ना प्लीज़, आपका ध्यान भी कचोरी पे था, मैं सब देख रहा हूँ। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे मान लो एक लिंकिंग पब्लिकेशन का हमारा क्रिमिनल मैनुअल है, थैंक यू। अब पता है इस क्रिमिनल मैनुअल बेरेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक बेरेट में कमी महसूस की थी। पहली, हमारे बेरेट बहुत कंजेस्टेड आता है ना, आप लिखने की जगह ढूंढते हो तो भी मिलती ही नहीं है, या तो नीचे लिखो ऊपर नीचे हो। दूसरी चीज़ क्या होती थी, जैसे ये प्रोविज़ो है, एक्सप्लेनेशन है, इनका अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन इजीली नहीं हो पाता था। अब एक सेक्शन पूरे एक पेज का है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, प्लेट उठाते समय कैमरामैन फोकस करो इनको। भाई साहब जैसे ही वो बंदा आया, अरे राम, हमारे दोनों कैमरामैन ढीले, बाकी तो फोकस हो जाना चाहिए था यहाँ तक। तो अब क्या होता है, अरे अब खा लो, अब मैंने कुछ नहीं, सॉरी अब मैं कुछ नहीं। तो क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर एंड में मैंने एक स्पेशल सेगमेंट दिया है, दैट इज कॉल्ड द लीगल वोकैब। जितने भी ऐसे टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश के हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या है और वो कहाँ पे अप्लाई हुआ है, वो विचार किया। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। हाँ, इससे क्या होता है सर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है? यस सर, प्लीज़। तो इससे पता है क्या होता है कि हम जैसा पढ़ेंगे वैसा ही हमारे दिमाग के अंदर चीज आएगा। गॉट इट? हाँ जी। और किसी को कोई सवाल? प्लीज आप माइक इनको दीजिए ना। तुमको पूछना है, पहले इनका नंबर आने दो।
ओके, कोर्ट में बोल मत देना ओके। एक तो पता है, एक मैडम एक जज साहिब आते हैं, उनका कोई केस हाईकोर्ट में लगा। सर मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ, उनका केस लगा और उन्होंने बोला कि मेरा केस मैं खुद डील करूंगी। कोर्ट में गए, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला जज साहब कोई बात कह रहे, वो कह रहे या। जज साहब ने उनकी ऐसी या कर दी वहां पे कि उसके बाद फिर उन्होंने कभी या नहीं किया। या ओके ओके। हाँ जी सर प्लीज सर, देयर आफ्टर। एक लाइन में आंसर है सर, सिर से लेकर एडी का जोड़ लगा लो, बेरेट की लैंग्वेज नहीं लिख सकते। लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए, भरोसा नहीं मेरे ऊपर, लॉजिक दे देता हूं। अभी मुझे बताओ, एडवोकेसी का ड्राफ्ट आने वाला 2025, उसमें वो लोग 4-5 सेक्शन नए जोड़ रहे हैं, करेक्ट? 4-5 सेक्शन की वो लोग जो भाषा जो ड्राफ्ट की गई है, क्या वो एक इंसान के द्वारा की गई है? एक ड्राफ्टिंग कमिटी बैठती है, ड्राफ्टिंग कमिटी के अलग अलग सदस्य होते हैं, हर सदस्य उनको फाइनली कंफर्म करने के बाद देखता है कि हाँ भाई अब लैंग्वेज ऐसी है कि इसमें कोई लूप होल नहीं है, तब जाके वो चीज़ होती है। अब सर मुझे बताओ, 10 लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज ड्राफ्ट की गई है, अगर हमको उसको एज इट इज लिखना है तो हमें 3 इडियट मूवी का चतुर बनना पड़ेगा। हम याद कर लेगा, बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा, जो हम नहीं बन सकते। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, तो करना क्या होता है? देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, बेरेक एक स्टैंडर्ड चीज़ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आपकी किसी ने हवाई टिकट करा दी उत्तराखंड की, और इमेजिन करो आप उत्तराखंड की हसीन वादियों के अंदर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। हवा आ रही है ठंडी ठंडी? बोलो हाँ ही बोलना है। अब ठंडी हवा आ रही है, वहाँ पे किनारे साइड में कोई दुकान है, आपने उसको कहा कि भैया बिस्किट दे दे। मुझे बताओ आपको कौन सा बिस्किट देगा? सर आपके सवाल का जवाब बहुत ध्यान से सुनना। हाँ ये रुमाल अच्छा है, बांध लो। मुझे बताओ आपने उसको कहा कि एक बिस्किट का पैकेट दे दे, वो आपको कौन सा बिस्किट देगा? गारंटी ले सकते हो, लिख के दो। वो देगा जो उसके पास अवेलेबल है, करेक्ट? जो भी उसके पास अवेलेबल है वो आपको वही पकड़ाएगा। लेकिन अगर आपने उससे पूछा, उससे कहा कि भैया पार्ले जी दे दे, तो फिर आपको कौन सा देगा? या तो पार्ले जी होगा तो दे देगा, या फिर मना कर देगा, यही होगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे बेरेट क्या होता है? बेरेट में लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड। ये वो लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल की जा रही है, और हमारे राजस्थान में भी इस्तेमाल की जा रही है, महाराष्ट्र में भी चले जाओ तो भी इस्तेमाल की जा रही है। अगर आप राजस्थान के अंदर वकालत कर रहे हो, उन बेरेट के आधार पे आपको महाराष्ट्र भी भेज दिया जाए, एक लोकल लैंग्वेज का इशू आ सकता है, या गुजरात भेज दिया, कहीं भेज दिया जाए, तो क्या आप उन बेरेट के आधार पर कंटेंट को समझ सकते हो? क्योंकि लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। तो इस कारण क्या होता है, सर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, वो ऑलरेडी उन लैंग्वेज को पढ़ चुके होते हैं। तो जब कंफर्ट चीज़ वापस हमारे सामने आती है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए कई बार उसके नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये लॉजिक मैंने आपको बताया, और ये लॉजिक ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड है, ठीक है? जैसे आपने कोई गाड़ी चला रखी, कौन सी गाड़ी है आपके पास? कौन सी है ये? कौन सी होती है? अच्छा भाई साहब, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, वो गाना सुना आपने? सूट बूट खड़ी मूछ फुल है सिक्योरिटी, कोर्ट में आर्ग्यू बड़े अथॉरिटी, इंग्लिश कमांड है मारी डिमांड है। एरिया के टॉप के वकील साहब है, रॉयल इनफील्ड। वो साइलेंसर खुलवा तो नहीं रखा है? भाई मत खुलवाना, नहीं तो फिर हमें याद करोगे। अब क्या होता है, जैसे आप रॉयल इनफील्ड चलाते हैं, आपको सर महाराष्ट्र भेज दिया गया, वहाँ पे पूछा 10 बाइक हैं, आप किस में कंफर्टेबल हो? रॉयल इनफील्ड में। क्योंकि जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होते हैं उसी चीज़ को चेक करते हैं, तो हमारा नंबर देने में दिक्कत है जो हमको नहीं आती। तो ये बेरेट के साथ होता है। अब सवाल का मेन आंसर, तो फिर क्या लिखना चाहिए? किसी भी, मैं बहुत धीरे बोलूँगा, पीछे आवाज़ नहीं आई तो मुझे मत कहना, किसी भी बेरेट की लाइन के अंदर या बेरेट के पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हमें पढ़ते समय उन कीवर्ड्स को फोकस करना है। अगर आप थेफ्ट का ऑफेंस पढ़ रहे हो ना, तो थेफ्ट के ऑफेंस के अंदर डिसऑनेस्टली बेईमानी, मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति,
विदाउट कंसेंट, बिना सम्मति मूव करना, एक जगह से दूसरे ले जाना, ये क्या हो गए उसके कीवर्ड है जो हो गए। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट में उन कीवर्ड को फोकस करना है और फिर इन कीवर्ड को अपनी भाषा में लिख देना है। सर आप तक पीछे आना पड़ेगा कि आप आगे आने का कष्ट करोगे? हेलो सर प्लीज। ऐसा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी तारीफ काबिल है। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को आप ये कह रहे हो कि साथ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले जुडिशरी वाला भी सुन रहा था, जुडिशरी वाले थे, जुडिशरी अधिकारी बैठे थे, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा रुकना उचित नहीं समझा। क्या जुडिशरी अधिकारी इतने इंटेलिजेंट है जो वकील की द्वारा बताए गए कानून को ध्यान से पढ़ता है? 90% जुडिशरी में आजकल कैसे आते हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक उदाहरण छोटा सा बताता हूँ। मेरे चेंबर में आरजेएस में फेल हुआ, वही आदमी आरएचएस में पास हुआ। आज वो डिस्ट्रिक्ट जज केडर में है, आने वाले कुछ समय बाद हाईकोर्ट जज बनेगा क्योंकि वो विशेष कोर्ट है। तो क्या वो न्याय कर पाएगा? मैं ज्वाइन कराने गया हूँ, वो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज बांसवाड़ा यहाँ पहले रह चुका था, मुझे भी जानता, उनको भी जानता था। उसने 3 राउंड मेरे सामने इंसल्ट करी, ठीक है? वो न्यायिक अधिकारी है। तो क्या आप न्यायिक अधिकारियों को इस तरह आप अच्छा मानते हो? पहला। आज जो ये लोग आते हैं कर रहे हैं कि साहब ये चीज है वो चीज है, आपको पता है कि जुडिशियल सिस्टम जब से हाईकोर्ट ने लिया है, हर बार अपना ट्रेंड चेंज करते हैं। इनको समझ में कभी नहीं आएगा। उनका कारण दूसरा है, आपको लॉ फर्म को दिया जाता है पेपर बनाने के लिए, दिल्ली की हो चाहे वो हो चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई मिलने वाला है, उस लॉ फर्म को दिया जाता है कि आप कैसा है। पहले आया था कि 32 आपकी जो एक्ट है उसको लिया जाता है आरजेएस में, उसके बाद हटा दिया। आपने एलएलबी में 32 एक्ट पढ़े ही नहीं, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है, दूसरे कई एक्ट है, पीएफ वाला है, ईसी एक्ट है, एनडीपीएस है, आपका एसईडी का है, ये एक्ट कभी भी पढ़े नहीं गए एलएलबी में। उसके बाद में क्या हुआ, आज ये लोग ग्रामीण, जिसका पिताजी वकील है, दादाजी है या जुडिशरी में है, वो तो उनको अपने को गाइड कर देगा। लेकिन क्या ये लोग 90% गांव से आते हैं और इनको एलएलबी में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो क्या पढ़ाते हैं? आदिवासी क्लासेस होती नहीं है। उसके बाद में जो एलएलबी की डिग्री लेकर के आते हैं सब, उसमें से जो इंटेलिजेंट है, जो गाइड होता है, अच्छे तरह से गाइड हो गया, उसमें से आपके 500,000 में से एक जुडिशरी अधिकारी बनता है। तो क्या इनके लिए वो क्या चीज है जो ग्रामीण देश से आने के बाद में भी इनको आगे प्रमोट किया जा सकता है? हमने संघर्ष किया, हमें पता है, हम गांव से आए हैं, हम 6ठी क्लास में एबीसीडी सीखी। तो समस्या क्या होती है, उस समस्या पे आप लोग जो कोचिंग सेंटर है उसको फोकस करना चाहिए। मेरा निवेदन यही है। सर्वप्रथम मैं एबीसीडी वर्ड को रिप्लेस कर, सर मैं एक इनका जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊं। अरे हमारे साथी एक मुद्दा ने कहा कि अभी जुडिशरी के अधिकारी बैठे थे, मैं उनके सामने नहीं बोल सकता हूँ, तो इससे कोई विड़ंबना तो क्या हो सकती है? उनके सामने जो कुछ नहीं सर निराकरण हो तो भी सबक ले, ताकि भविष्य में वो भी ध्यान रखें कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। बात करनी तो मुंह में कहनी, पीठ करनी तो कभी काम नहीं करना। ये जीवन का एक असूल है और नौजवानों को सीख लेना चाहिए, ठीक है ना? और आज इस कैंप के अंदर मुझे ये मालूम पड़ा कि कोचिंग क्लासेस क्यों चल रही है या मोटिवेशन कैंप जो हो रहा है, उसमें मुझे तो एक सीखने को मिला, देश भर के अंदर चाहे कोचिंग क्लासेस चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि पढ़ाने वाले थोड़ा हंसाते रहो, एक बीच में हंसाते रहो, डायलॉग मारते रहो, ठीक है? और हमारे कैंप के जो अध्यापक होते थे, जो पढ़ाने वाले होते थे, जूतों की बजा करते थे, दूसरे सुनते नहीं थे, बीच में तो वो बोलने नहीं देते थे। तो इसलिए ये बहुत फर्क है। सर साहब का वो बात सत्य है। मैं किसी भी जुडिशरी अधिकारी से आंख में आंख मिला के आर्गुमेंट करता हूँ,
मुझे सर। नहीं समझा। बाकी मैं ऐसा एक आदमी हूँ जो जुडिशरी किसी अधिकारी का हाईकोर्ट जज से नहीं करता हूँ। मैं झगड़ा करके क्या, मैं उनसे सामने नजर मिला के करता हूँ, मैं पहला आदमी हूँ। देखो, जीवन के अंदर तो बुद्धिमान प्राणियों के अंदर ही तर्क वितर्क होता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान की कमी, उनके पीछे तर्क वितर्क नहीं होता है। हमें क्या करना है, हमें उसमें से पॉजिटिव एरा को ढूंढना है। मैंने क्या कहा था, चाय पीनी है तो छलनी से छान कर, यस सुनो। अब हमारे जो काम की चीज़ है वो हमसे सर से ले लेंगे, और जो किसी कारण से हमें लगता है कि अभी इस स्टेज पर हमारे से सुसंगत नहीं है, उसके ऊपर भी हम ध्यान नहीं देंगे। यही होता है जीवन का तर्क। अब देखो सुनो, अपनी जगह पे दोनों बातें सही है। ये बात ही बिल्कुल मुनासिब है कि मंच देखना पड़ता है, मंच के अनुसार हमें तय करना पड़ता है कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है। ये भी जीवन का एक उसूल है, और अपने जीवन में स्पष्टवादिता भी होनी चाहिए, ये भी एक जीवन का उसूल है। बट दोनों की परिस्थितियाँ जो है अलग अलग होती है। अब सर के सवाल का मैं जवाब यहाँ पे जरूर देना चाहता हूँ। सर, आपने एक बात कही कि अगर कोई बच्चा गाँव से आता है तो वो वापस इस तरीके से न्यायिक सेवा वगैरह के अंदर या वकालत के अंदर जो खुद को कैसे स्थापित कर सकता है, या फिर उसको ये कौन सिखाएगा कि आपने सिलेबस तो कुछ और पढ़ा और जब आप वकालत कर रहे हो तो वकालत के अंदर कानून कुछ नया आ गया। सर, माँ होती ना, माँ छोटे बच्चे के दोनों हाथ पकड़ती है और फिर उसको ऐसे गुड़ालिए से धीरे 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 चलाती है। सर, वो माँ उसको ये तो नहीं बताती कि बेटा ये जो मैं तेरे को चलाना सिखा रही हूँ, इसको सीख के तू मैदान में दौड़ेगा, एयरपोर्ट के जाएगा, गाड़ी चलाएगा, या उन पैरों से क्या करेगा, एक्सेलेटर प्रेस करके कार चलाएगा। उस माँ का कर्तव्य क्या हुआ, बेटे को चलना सिखाना। ठीक उसी तरीके से हमारा एलएलबी में कर्तव्य क्या होना चाहिए, बेरेट की भाषा को समझना। अगर हम बेरेट की भाषा के हर तोड़ मोड़ को कैसे इस्तेमाल हुआ है, कॉमा, फुल स्टॉप, प्रोवाइडेड, एक्सप्लेनेशन वगैरह, उनका क्या चीज़ किस वजह से वहाँ पर है, इस गणित को समझ पाए, एक्सेप्शन की बात को समझ पाए, तो फिर अगर हमने बेरेट का कॉम्प्रीहेंशन सीखा तो सर अगर कानून बदल भी जाएगा तो थोड़ी संभावना है कि हम क्या कर पाएंगे, उस नए वाले कानून को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आज ये BNSS नया वाला कानून आया, टोटली रिप्लेसमेंट हो गया, बट क्या सीनियर अधिवक्ता ये कहेंगे या कोई भी अधिवक्ता ये कहेगा कि भाई नए वाले कानून को हम पढ़ेंगे और हमको समझ में नहीं आएगा? नहीं। आपको पता है, मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ, 100 में से सिर्फ 1% ऐसे एडवोकेट्स होंगे जिन्होंने नए कोर्सेज के लिए क्लासेस ज्वाइन किए। और इनमें सिर्फ आपको कोई ये लिंकिंग लॉस का आंकड़ा, पहली बात तो मैं यहाँ पे लिंकिंग कोचिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आया। मेरा यहाँ पे उद्देश्य सच बताऊँ, सर का प्यार है और आप लोगों के प्रति एक अटूट संबंध है। अधिवक्ता का जो कार्यालय है वो अपने दिल से जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा, वरना 5 घंटे के अंदर 5 क्लासेस वहाँ पे लेते हैं। तो अब क्या होता है इस केस के अंदर, हमें क्या करना चाहिए, हमें कमांड बनानी है बेरेट की लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी आ जाए तो हम उसको क्या कर सके, डील कर सकें। ये उदयपुर की धरती है और जितना इतिहास मैंने अपने सब सूक्ष्म जीवन के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है, मेरा ज्ञान निस्संदेह सीमित है यहाँ पे, बट फिर भी जो भी वीर योद्धा इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे जन्मे हैं, उनको कभी भी शत्रु देखकर युद्ध लड़ना नहीं सिखाया गया, उनको युद्ध लड़ना सिखाया गया, फिर जो भी शत्रु आएगा उससे लड़ जाएंगे। हमारा एलएलबी भी किसी युद्ध से कम नहीं है। देखो, आप लोग है ना, सिक्के का एक पहलू अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि दूसरा पहलू आपको कोई नहीं समझाने वाला, खुद आपकी ज़िंदगी ही समझाएगी। और सिक्के का एक पहलू है कि सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक थ्योरी हमेशा लेके चलो, मैक्सिमम लॉस थ्योरी। कोई भी नई चीज़ करते हैं, मन में डिलेमा, करूं ना करूं, अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैंने कर दिया, डिफीट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉस हो जाएगा? अगर वो जो मैक्सिमम लॉस है उसको मैं बियर कर सकता हूँ तो कर लो। सर, ज़िंदगी का एक मोड़ था, 2008-9 की बात बता रहा हूँ। जोधपुर में जब रूम में रह के पढ़ाई कर रहे थे, सर आपने बड़ी दिल की बात कह दी ना, आज इस दिल की बात का एक जज्बात खुल गया, वरना तो मैं सामने से बातें डिस्कस नहीं करता कभी। 2008-9 के अंदर जब बालोतरा के शहर से जोधपुर पढ़ने के लिए आया था, तो मन में एक डर, बड़ा शहर बड़ा शहर बड़ा शहर। आपने ग्रामीण परिवेश का जिक्र किया ना सर, आपका भी एक ऐसा इतिहास रहा हुआ है।
एक मन में डर, यार बड़े शहर है, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। आप लोगों को पता नहीं बात कैसी बचकानी लगेगी, लेकिन 15 रुपये का टिकट लोकल ट्रेन का बालोतरा से जोधपुर, लगभग 3 महीने तक सिर्फ बिना किसी काम के आना जाना, जोधपुर की सड़कों पे भटकना, फिर वापस शाम को लोकल ट्रेन पकड़ के वापस बालोतरा आना। एक छोटा सा टिफिन जिसमें माता जी 3 पराठे पैक करके देते, चाय की दुकान पर दोपहर को बैठ के खाना। पता है, वो एक मन का भय निकालने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार की पिछली 6 पीढ़ियों के अंदर कोई व्यक्ति गांव से बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पहले क्या था कि मैं इस डर को ख़त्म करूं। जब जोधपुर आए, पढ़ाई करते थे, सीपीटी सीए ज्वाइन किया, सीपीटी के अंदर एक नेशनल लेवल की रैंक आई, घर वालों को उम्मीदें जगी। उससे पहले घर वाले भी सोच रहे थे कि शायद क्या पता भाई टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। सीपीटी में नेशनल रैंक आई, घर वालों को लगा। पहले सर मैंने बीसीए ज्वाइन करने गया था, बट वहाँ की फ़ीस ज़्यादा थी, ऑनेस्टली कहूँगा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा 30,000 पर एनम नहीं पे कर पाएंगे, 2008 में बड़ा अमाउंट था वगैरह। पिताजी ने बोल दिया कि हाँ कर देंगे, बट मुझे पता है ना पिताजी कहाँ से लाएंगे, या तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाएंगे या तो ये करेंगे। तो बीसीए का बी हटा के सीए में आ गया। बड़ा कुछ तो होना चाहिए सर। ज़िंदगी का वो पल था जिस समय सुबह 4 बजे से 7 बजे अपनी साइकिल पे 300-400 न्यूज़पेपर उठाया, घर घर में जाके डिलीवर करते। और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं फ़क्र के साथ कह रहा हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो न्यूज़पेपर बांटने के बाद में, आपको पता है न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, सुबह सुबह एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अगर आप कभी अपने घर से सुबह 4 बजे 5 बजे निकले हो तो आपको शहर में ऐसे कई सारी जगहें दिखेगी जहाँ पे न्यूज़पेपर इकट्ठे हो रखे होते हैं। वहाँ पे क्या हो, सारे लोग जो है बैठे रहते हैं ऐसे अलग अलग। फिर वो क्या करते हैं, थप्पी करते हैं, कुछ उसमें पैम्पलेट डालते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का एक माहौल बनता है वहाँ पे। तो वहाँ से लेकर फिर वो न्यूज़पेपर वगैरह बांटे जाते हैं, और बांटने के बाद सब अपनी जगह पर फ्री हो जाते हैं। नेहरू पार्क, गेट नंबर 1, गेट नंबर के बाहर की बेंच नंबर 3। ये शायद इसलिए याद है क्योंकि इस पलों को इन्हीं आँखों के साथ में, इसी शरीर के साथ में जिया था। वहाँ पर उदासी भरे चेहरे से बैठे थे कि अब आगे करना क्या है। सीए एक लॉन्ग टर्म, 5 साल लग जाता है। पैसे कमाने की एक तलब होती है, क्योंकि मन करता है यार घर पे अगले महीने मान लो सिस्टर की शादी होने वाली है, सब वो कह रहा। सिस्टर की शादी मतलब हमारा समाज आज भी उसको एक जिम्मेदारी के रूप में लेता है, क्योंकि हमारा समाज ही उसके लिए जिम्मेदार है ना। तो उस केस में लगता है कि यार पैसों का तो कुछ इंतजाम मेरे को करना पड़ेगा। उस समय एक शख्स आता है, तब तक मेरा वकालत के प्रति ना कोई इंटरेस्ट था, ना कभी जाने का सोचा था। एक शख्स आता है जिसका नाम है मगराज जी सिंघवी। कोरोना काल के अंदर उस आत्मा को हम लोगों ने खो दिया, उस शरीर की आत्मा को। वो बंदा क्या है, वहाँ पे वो सर जो थे हमारे, वो क्या मॉर्निंग में टहलने आते थे उस नेहरू पार्क के अंदर। संजोग था, पास वाली बेंच के अंदर बैठे होंगे वगैरह। और कई बार ऐसे अपन कैजुअली पूछते हैं ना कि भाई क्या करते हो बेटा, समथिंग लाइक दैट। वो लाइफ का एक फेर होता है। कई बार जीवन में जब कोई ऐसे हाथ रख देता है ना, हारा हुआ इंसान हिम्मत कर जाता है। कभी भी है ना, कोई इंसान जो टूटा हुआ है किसी भी कारण से, उसको मत धुतकारो। हम लोग कई बार यूट्यूब पे जब रिजल्ट आता है जुडिशरी का, तो जब रिजल्ट नेगेटिव रह जाता है तो स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, बात कहते हैं। देखो कई बार वो सांत्वना है ना, उस व्यक्ति का एकमात्र चीज़ होता है। हम कहते हैं हार्ड लक रहा, कोई बात नहीं, वो एकमात्र चीज़ है जिसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, खुद को वापस संभाल रहा है। एक गाने के 2 बोल सुनाऊँ आप लोगों को। एक गाना, मूवी थी अमिताभ बच्चन की भूतनाथ करके, उस मूवी का एंडिंग पार्ट है। उस मूवी में क्या था कि पिता एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, बेटा फॉरेन जाके शादी वादी कर लेता है, और उसका जो हमारे हिंदू धर्म में वो एक संस्कार करते हैं ना अपन, वो उनके द्वारा नहीं किया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आत्मा भटकती रहती है। तो फाइनली एंड में जाके उस मूवी में क्या किया जाता है, उसका वो संस्कारिक कार्यक्रम किया जाता है, उसके बाद उसकी आत्मा जो मुक्त हो जाती है। उस मूवी का एक गाना है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में एक लाइन पे फोकस करना, लाइन के शब्दों को भी फोकस करना। रात में एक छोटा सा, एक नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी लो हंसवी और दूर कहीं से भी उसको देखे एक मुसाफिर, गिरते गिरते संभलता है,
तो है ना, ये मोमेंटम होते हैं लाइफ के अंदर। अब ग्रामीण परिवेश में आए हो, इस बात की आपको सिंपैथी कोई नहीं देगा, लड़ना पड़ेगा। पहले के जमाने में सर सम्मान बात कहूंगा, माता पिता को बच्चों को ये उलेना नहीं देना चाहिए कि हमने जब पढ़ाई की थी उस समय ऐसा था, अब ऐसा है। उस समय ऐसा कंपटीशन भी नहीं था। क्या ये बात सच नहीं है? उस समय पढ़ाई में इतना कंपटीशन नहीं था। आप लोगों ने एक वो समय देखा है, अगर कोई बीएड किया हुआ है तो सरकारी अधिकारी पीछे पढ़ के उसको बोलते हैं कि ज्वाइन कर ले। आज ज्वाइन करा के दिखा दो, नहीं होता ना। तो इसीलिए समय का फेर बदल चुका है, तो हम पुरानी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हर बात को। हाँ, संस्कार हमेशा शाश्वत रहते हैं, वो अमर थे, अमर रहेंगे। लेकिन बाकी की जो योग्यता है ना सर, वो समय के साथ परिवर्तित होती है और हमें उस परिवर्तन का सम्मान देना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं दोगे तो यही बच्चे कल आपको देने के लिए मजबूर करेंगे। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता, सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी बात पूर्ण करूं। वहां पे क्या होता है, तो हमें कुछ इतना सही करना, हमें किसी का तिरस्कार नहीं, हमें खुद के मान के लिए आगे बढ़ना है। अगर आप ग्रामीण परिवेश में हो, सबसे पहले इंटरनेट को अपनी पहुंच में लाओ। और इस बात को कहने में गर्व होता है कि YouTube पे जुडिशियल लेक्चर्स का जो एक अलग क्रांति रहा है ना, उसमें अगर छोटा सा भी योगदान अपने जीवन में दे पाया हूं ना, तो उसका फक्र हमेशा फील करूंगा। क्योंकि सर ग्रामीण परिवेश में आप शहर की कोचिंग नहीं लेके जा सकते, सही कह रहा हूं, नहीं लेके जा सकते। एक कहावत है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस कहावत में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। पीना क्या है? पानी। कुएं और प्यासे के बीच में क्या हमें पाइप नहीं लगा सकते जो पानी को उस कुएं से वहां तक लेके जा सके? कब? जब असंभव है कि ना तो प्यासे को ला सकते हैं कुएं के पास, ना कुआं जा सकता है, तो वो जो पाइपलाइन है बहुत बड़ा काम करती है। आज के समय में वो पाइपलाइन है इंटरनेट। एग्री करते हो? गांव के झोंपड़े में बैठ जाओ, अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता है उस गांव के अंदर, तो उसके सरपंच का अपने आप में कहीं जो है योगदान थोड़ा सा कम किया, इसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर है तो उस केस के अंदर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो जो चीज़ हम वहाँ पे नहीं सीख सकते, वो चीज़ हमें उस तरीके से ऑब्जर्व जो करनी चाहिए। एक बात बिल्कुल सच है कि कोचिंगें नहीं होनी चाहिए। ना कोचिंग होगी, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, ना कोई बात कहेगा। लेकिन मजबूरी है साहब, मजबूरी है। अगर हम लोग जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का पैटर्न 30 साल पुराना वाला छोड़ के नया वाला नहीं ला सकते, तो ये कोचिंगें चलती आई और चलती रहेगी। किस डरे से पढ़ा रहे हैं लेक्चरर साहब? विद ड्यू रेस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, शायद मेरी बात ऑनलाइन के कई लोगों को बुरी लगेगी, शायद कमेंट बॉक्स के अंदर वो बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन किस डरे से पढ़ा रहे हैं हम लोग वहां पे? अभी भी सर मन की दुखी बात कहना चाहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट PS भाटी साहब मिले थे JNU जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। सर 2011-12 में PS भाटी साहब 1-1 घंटे का लेक्चर लेने आते थे, और सिर्फ उनका लेक्चर अटेंड करने के लिए बॉम्बे मोटर से JNU ओल्ड कैंपस से जाता था अपनी शार्प शूटर साइकिल के साथ। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसा कानून को समझाने का तरीका बताया, मतलब सोच बदल गई कि यार ऐसा भी होता है क्या। और आज भी आप उनके कोर्ट में जाएंगे ना, तो उनके अंदर आपको एक वकील भी दिखेगा और एक जज भी दिखेगा। अब क्या होता है सर, कॉलेज के अंदर आज भी क्या है, बेरेक, कई बार बेरेक तो हाथ में लिए ही नहीं जाते। ऑथर की बुक लेके गए, ऑथर की बुक को कई बार, जैसे वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, बच्चे को खड़ा कर दिया, अब इसको पढ़ो, तो आपने उस बेरेक की भाषा पढ़ी। अच्छा बेरेक तो पढ़े ही नहीं, बेरेक तो पढ़े ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बताओ कॉलेज में लेक्चर अटेंड किया और लेक्चर के अंदर जो हमारे लेक्चरर साहब हैं बकायदा बेरेक के साथ आए हो? 1, 2, हार्डली 2। कितना परसेंटेज निकला? 3, 4, मैक्सिमम 10%। बट लड़ाई 10% की थोड़े ना है, 90% की है। यस और नो? ऐसे केस में वो कहां से सीखेगा सर? मैं मानता हूँ कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बात बिल्कुल सही है। लेकिन काश कोई ऐसा कानून इस तरीके से आ जाए
कि कॉलेज के लेक्चरर की भी हर 3 महीने में 7 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बुलाओ लिंकिंग लॉ वालों को, देंगे ट्रेनिंग, क्यों नहीं देंगे? अरे भाई कोई प्यार से बुलाएगा तो कहीं भी चले जाएंगे। समय तो बदलना पड़ेगा। अब सर आपकी उस बात का जवाब जो आप कह रहे हो कि मुझे ये पता चल गया कि भाई सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलता, बीच में इस तरीके से हंसाना भी पड़ता है। यस, हंसाना पड़ता है सर। इंसान के शरीर की एनर्जी एक समय के बाद में स्वतः सो जाती है। उसको जागृत करने के लिए अगर मोटिवेट करना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा, तो ये तनसुख पालीवाल हंसाएगा। खामोशी है, कमजोरी नहीं है सर। लेकिन यस, हमें सुननी हर बात को चाहिए, क्योंकि हर बात के पीछे एक अनुभव बोलता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमने इसी बहाने एक मुद्दा मिला इस बात को डिस्कस करने का। तो हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राएं, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो शहर के, कोई है तो कान बंद कर लो भाई, ये जो शहर के पढ़े लिखे छोरे छोरियां हैं ना, ये आपका रास्ता रोक के नहीं बैठे हैं। ये हम में से ही एक है। गुल्ला मिलना तो पड़ेगा, जैसा देश वैसा वेश। गांव से शहर आए, थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा, है ना? तो इस चीज़ को समझो, अप्लाई करो और ज़िंदगी के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को अपने साथ रखते हैं। रावण भी मिलेंगे, राम भी मिलेंगे, जो अच्छा मिले उसको ले लो। रावण ने अपनी बात किस तरीके से शिव जी को प्रसन्न किया था? क्या वो वाक्पटुता नहीं थी? जटाटवी प्रलत चल प्रवाह पावितस्थले गले वलम बलम पिता भुजंग तुम तमालिकम टमट 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 निरादवट्ट मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए थे। रावण भी तो कर तो वाक्पटुता रहा था, शिव जी प्रसन्न हुए ना। अरे तो हम भी बना लेंगे। जब शिव प्रसन्न हो सकते हैं तो जज साहब कहां से हैं? वी नीड टू फॉलो इट। तो बस सर इतना ही कहना चाहता हूं, और बाकी तो यस सर, मैं क्षमा चाहूंगा सर आपको। चले गए आगे आगे बताइए सर। सर प्लीज प्लीज थोड़ा हम इसको एक एक मिनट थोड़ा रोटेशन करेंगे, ताकि हम लोग सबके साथ एक वार्तालाप है जो कर सकें। अच्छा एक बात बोलूं, आई लव यू ऑल, और इसीलिए हर कड़वी बात कह रहा हूं। एंड आई रेस्पेक्ट यू टू। सर प्लीज। ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। मैंने लगभग 18 से 20 वर्ष यहाँ गुजार लिए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और इसमें मैंने 4 से 5 जगह आदेश के लिए हैं और पास आउट भी हुआ। कोई कारण रहा होगा मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी जगह मैंने 2 बार प्री जनरल मेरिट से पास आउट किया, फिर भी दुर्भाग्य से तो आगे नहीं बढ़ पाया। ये भी हुआ मैंने 2015 में इंटरव्यू तक गया, फिर भी कोई कारण रहा होगा, हो सकता है मेरे यही न्याय प्रतिशत का लिखा हुआ। लेकिन मैं जो नई जनरेशन आ रही है, मैंने भी प्रण लिया है कि इस उदयपुर बात रहते हुए, मैं मेरी वकालत करते हुए, मैंने पटेल साहब के यूट्यूब पे वीडियो में देखते रहता हूँ, और नई जनरेशन जब भी मौका मिलता है मैं मेरी तरफ से बताता रहता हूँ कि कुछ तो है जो बार बार मोटिवेशन के रूप में हमें ग्रहण करनी चाहिए। नई जनरेशन आ रही है लॉ करके, उसको 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात तो अपने आप को तय कर लीजिए आपको करना क्या है। अगर लॉ फील्ड में, जुडिशरी में या एफओ में या कोई अदर गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो पहले तो ये तय कर लीजिए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप मेहनत उस लिहाजा से करिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोचिंग सेंटर किया नहीं देखा, और 8th क्लास में 6 में और 8th में जाके गाँव से जो अभी बात सुबह साहब बताइए कि एबीसीडी हमने सीखा, एबीसीडी क्या होती है वो पढ़ा मैंने सब बिना कोचिंग से। आज तक कोचिंग सेंटर की शक्ल नहीं देखी, और लगभग 10 साल पास आउट हुआ, कभी ऑफिस भी गया हूँ, एडो तक गया हूँ, एपीओ भी गया हूँ, और कुछ दिन से पढ़ लिया। मैंने दोनों जूनियर 4-5 जूनियर साथी का युवा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग से अभी इस बार लास्ट में गया
कोचिंग जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से उदयपुर बार एसोसिएशन में ऐसे ऐसे लोगों के विद्वान अधिकार है, आप अगर तन मन से चाहो तो सब चीज़ें हासिल हो सकती है। और ऐसा मार्गदर्शन मिले आपको, और पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए आपको। एक तो होती है कि मैं 3 घंटे बैठा 8 घंटे 10 घंटे, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, 8-10 घंटे बैठा और मैंने 50 धारा पढ़ ली, 25 धारा पढ़ ली, उसका दर्जान पढ़ लिए, उसको ग्रहण नहीं कर पाए। आप 10 धारा पढ़िए, 5 पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए देंगे। लेकिन ऐसी चीजें मैं फख्र से कहता हूँ, मैं युवा अधिवक्ता जो भी आदेश इंटरव्यू देकर आया शायद पीछे होगा, कौन से सेक्शन में, कौन से पेपर में, कौन से भ्रष्टाचार में क्या बुक्स जो है ना वो गेस्ट तो है नहीं, वहाँ पे बाहर बैरिकेड में चल के वहाँ फोटोज खिंचवा लेंगे और सर कर देना। तरीका जब भी गुरु का मुझे आप आए समझते हैं तो कभी लोग मार्केट में आके अपने दरवाजे खुले हैं, और अलिया साहब हैं इनके मार्गदर्शन और सीनियर अधिवक्ता का मार्गदर्शन, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। किसी के लिए कुछ करने की चाहत रखना भी बहुत अच्छी बात होती है। अप्रिशिएट सर। हरी रिपीटिशन हो रहा है। सबके काम आएगा। लिंकिंग माइनर के चार्ट सर अवेलेबल ये तुम तीर पे निशाना लगा रहे हो। काफी टाइम से अनअवेलेबल है सर, साइट पे आओगे ताकि सबको उससे हेल्प मिल जाएगी। माइनर के पहले बताओ तो सही है क्या, प्रमोशन करना है तो अच्छे से करो। लिंकिंग माइनर के जो चार्ट्स है ना लिंकिंग वेबसाइट पे, वो काफी टाइम से अनअवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो अगर सबको मैं समझ गया, अवेलेबल करा मैं समझ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जैसे ये लिंकिंग कॉन्सेप्ट है ना, तो अध्यक्ष सर एक प्रयास किया था कि जो स्टूडेंट किसी कारण से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए एक विशेष रूप से अलग पब्लिकेशन बनाया मैंने। जैसे ये लिंकिंग के चार्ट्स है सर, उसी तरीके से लिंकिंग डायरेक्ट उसी से लिंकिंग चार्ट्स हैं, ताकि आपके दीवारों पे वो डायलॉग सुना है, खाली दीवारें नहीं बोलती, लेकिन दीवारों पे कुछ लिखा हो तो बोलती कि नहीं बोलती है। यस। तो अब वो इस तरीके के चार्ट्स बनाए गए हैं ताकि आप अपनी मेडिटेशन की टेक्निक को उस पर अप्लाई कर सको। पूरे भारत में अभी तक उसके 35,000 सर्कुलेशन हो रखे हैं। वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो कि मैडम पे फोकस करो, अभी अभी क्या भी करो। उबासी लेने वाले इसीलिए पीछे बैठे हैं। क्या होता है, कैमरामैन इतनी जल्दबाजी मत दिखाया करो। अभी मैं सर का बोलता ना तो कैमरामैन धीरे धीरे मोड़ता ना। तो क्या होता है कि और जो लिंकिंग चार्ट्स है, एक मेजर लॉ का सेगमेंट है और एक अल्फा माइनर लिंकिंग। जैसे हम लोग ABCDEF करते हैं ना, ABCD नहीं बोलूँगा, A से Z जो हम डील करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप अपने मेडिटेशन को आसान है जो कर सकते हो। तो वो चीज़ सर जल्दी अवेलेबल कराऊंगा, मैं समय निकाल के उसको जरूर है जो फॉलो करूँगा। ठीक है। हाँ सर, आप आवाज़ बुलंद कीजिए सर, हम तुम्हारे साथ हैं सर। वेरी गुड सर। कितना टाइम हुआ अपने को कोर्ट में? सर मुझे 2021 में आया था, बट फिर बीच में रोक दिया था और अभी मैं 6.5 महीने 6 हो गए। महीने पहले वाले मिला बना के कह सकते हैं पहले वाले में सर। शुरुआत हमेशा है ना छोटे लोगों से करो। आपके कोर्ट का स्टाम्प वेंडर, नोटेरी, जो भी पर्सन है, टाइपराइटर, फोटोकॉपियर, इन सब से है ना संपर्क बनाना शुरू करो सर। नेटवर्किंग सर है ना, कभी भी दूसरे एडवोकेट से रेफर होकर मामले कम रहते हैं शुरुआती स्टेज के अंदर। हमें क्या करना होता है, हमें उस केस में जहाँ कभी बैंक से जाकर भी मुलाकात की आपने, कभी भी बैंक मैनेजर से मिले, उसको अपना रेस्पेक्टफुल मीटिंग करने के बाद एक विजिटिंग कार्ड दिया कि सर हमारे लायक कभी कोई सेवा है तो बताइएगा। नहीं किया सर। अगर 10 बैंक में जाके आपने अपने डील किया है, मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर एक न एक बैंक वाला आपको याद करता है। आपको पता है हमारे दिमाग की मेमोरी होती है, जिससे नज़दीक में मिले हैं वो हमें याद रहता है ना। जैसे मान लो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे सपोज करो उनसे मेरी मुलाकात आज पहली बार भी हुई, लेकिन कल उनसे कोई पूछा जाता है कि यार ये कार्यक्रम करना है, किन को बुलाया, तो शायद समझ गया। अरे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ,
शायद क्या होगा, आप नाम रिकमेंड कर दो क्योंकि आपकी तुरंत मेमोरी के अंदर वो चीज सेव है। अगर हम बैंक मैनेजर से मिलते हैं तो बैंक के पास कई सारे काम होते हैं, है ना, पैनल लॉयर का काम काज भी होता है, क्यों ना उसको भी साथ साथ लर्न करें। फाइलें कोर्ट में बाद में आएगी, पहले फाइलें रहती तो कोर्ट के अंदर है ना, सॉरी कोर्ट के बाहर रहती है। सो व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, ये जितने भी रजिस्ट्री कराने वाले हो गए, इन सब से संपर्क करो। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या होगा, वो आपको भाव नहीं देगा, मत देने दो, अपने को कौन सा रिश्ता करना है। यस और नो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, नेटवर्किंग ऐसे ही जुड़ता है। ठीक है सर, शुरुआत करो। विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, विजिटिंग कार्ड है, ये क्या बात हुई मेरे भाई। सर हाँ फटाफट फटाफट, यस।